नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेल एंड बैटरी का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम सेल एंड बैटरी का पार्ट 1 हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब 9वीं असाइनमेंट का जितना भी क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन इस रिवीजन बैच के माध्यम से करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। 20 क्वेश्चन हो गया था आज से हमारा 21 देख लेते हैं। 21 से टोटल 40 क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी 2024 के एग्जाम हेतु। तो चलिए फिर 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? दोस्तों, जो लेड एसिड बैटरी होती है वह सेकेंडरी बैटरी होती है, ठीक है। तो इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पर क्या आएगा? स्पॉन्जी लेड, दूसरा लेड परऑक्साइड, तीसरा लेड सल्फेट, चौथा है लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सीसा अम्ल बैटरी होती है वो धनात्मक प्लेट होता है, इस पे लेड परऑक्साइड होता है, ठीक है, PbO2 होता है। और बात करें नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है? स्पॉन्जी लेड होता है, Pb होता है, ठीक है। इन दोनों को याद रखेंगे, टर्मिनल से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेड परऑक्साइड होता है, लेड परऑक्साइड। क्वेश्चन 22 है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? यानी वाई द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। पहला, गैस को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु, दूसरा ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, तीसरा है विद्युत अपघटन का स्तर जांचने हेतु, चौथा है प्लेट का रंग बदलने हेतु। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बैटरी को आवेशन के दौरान वेंट प्लग खोल देते हैं उसका मेनली रीजन होता है कि गैस को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु। जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो इजीली से बाहर निकल सके, इसलिए वेंट प्लग को हम खुला रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? पहला दृष्टकारी विधि, दूसरा ट्रिकल चार्जिंग मेथड, तीसरा है कांस्टेंट करंट मेथड, चौथा है कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ट्रिकल मेथड होता है, ट्रिकल आवेशन विधि के दौरान कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें जो आवेशन की जो विधि होती है वह कांस्टेंट करंट विधि होती है, जिसमें धारा को नियत रखा जाता है, और कांस्टेंट वोल्टेज विधि होती है जो विभव या वोल्टेज को नियत रखा जाता है, प्राइमरी धारा का मान ज़्यादा होता है। और एक होता है बूस्टर होता है, बूस्टर विधि होता है, बूस्टर में जल्दी से बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है। और चौथा होता है ट्रिकल मेथड। जो ट्रिकल मेथड होता है तो इसमें दोस्तों जो लंबे समय तक बैटरी रखी जानी है, तो इसमें क्या होता है कि निम्न दर से वोल्टेज उसमें दिया जाता है, जो इजी से करंट को एट लो करंट पे लॉन्ग पीरियड तक चार्ज किया जाता है, जो लंबे समय तक चल सकता है, ठीक है, ट्रिकल मेथड के द्वारा। तो किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया जाए तो उसमें हम ट्रिकल चार्ज करते हैं, उसको हम ट्रिकल चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब बात याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला देखते हैं, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? पहला नए विद्युत अपघटन से बदलकर, दूसरा है नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, तीसरा है बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक बदलकर, चौथा है बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशन करके। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, ठीक है। जो आपका सीसा अम्ल बैटरी है, कठोर सल्फेशन दोष को हम कैसे जानेंगे? बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके जानेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी होती है उसमें कौन सा जो पदार्थ है कैथोड नेगेटिव के भांति वर्क करता है? जिंक, कार्बन दिया है, जिंक दिया है, कॉपर दिया है, कार्बन दिया है, सिल्वर ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो नेगेटिव की तरफ जो बिहेव करता है वह क्या होता है? जिंक होता है, ठीक है, जिंक होता है। बात करें दोस्तों जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सिल्वर ऑक्साइड का, वह किसका बना होता है? तो वह सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल किसका होता है? जिंक, जिंक होता है, जिंक का पाउडर होता है उसका बनाया जाता है, ठीक है। तो यह इसको हम सिल्वर ऑक्साइड सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं और इसका जो प्रयोग होता है वह डिजिटल उपकरणों यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसका जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है, यानी 1.5 वोल्ट का इसमें होता है। ये सब बात याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 26 है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो दोस्तों चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वह 1.1182 mg पर कूलाम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 27 है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की इस रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो ऋणात्मक प्लेट पर क्या आता है? पहला स्पॉन्जी लेड, दूसरा लेड परऑक्साइड, तीसरा है लेड सल्फेट, चौथा है लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो दोस्तों डिस्चार्जिंग के जो दौरान होता है तो वह पॉजिटिव प्लेट पे क्या होता है और निगेटिव प्लेट पे क्या होता है? देखिए पॉजिटिव प्लेट पे PbO2 प्लस 2H प्लस H2SO4 बराबर क्या आता है? PbSO4 प्लस 2H2O आता है। तो PbSO4 आता है इसमें, है ना। और नेगेटिव प्लेट में क्या होता है? नेगेटिव प्लेट पे, तो नेगेटिव प्लेट पे Pb प्लस 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 SO4 माइनस बराबर PbSO4 आता है, ठीक है, यानी लेड सल्फेट आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लेड सल्फेट डिस्चार्जिंग के दौरान निगेटिव प्लेट पर आएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों में लेड सल्फेट आता है डिस्चार्जिंग के दौरान, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है लेड परऑक्साइड, लेड एसिड बैटरी में, और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है? लेड स्पॉन्जी लेड होता है, ठीक है। प्रश्न 28 है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजन का क्या उद्देश्य है? यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी? पहला विद्युत अपघटन हेतु रास्ता प्रदान करना, दूसरा धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को अच्छे से पकड़े रहना, तीसरा है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट से मध्य लघु पतन होने से रोकना, ठीक है, चौथा धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखना। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेनली सेपरेटर का वर्क होता है शॉर्ट सर्किट को रोकना, किसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच, प्लेट के मध्य, है ना। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 29 है, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसको आप याद रखेंगे, हाइड्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो हाइड्रोमीटर होता है वह विशिष्ट घनत्व मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 31 है, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट
इन लेड एसिड बैटरी। तो पहला इलेक्ट्रॉन का मुड़ जाना, दूसरा विद्युत अपघटन की शक्ति का कम हो जाना, तीसरा है इलेक्ट्रोडों के मध्य लघु पतन हो जाना, चौथा है आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि होना। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉनों का मुड़ जाना, जो बकलिंग होता है, बकलिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का मुड़ जाना, इलेक्ट्रोड होना चाहिए, इलेक्ट्रोड जो होते हैं मुड़ जाते हैं बकलिंग के दौरान। तो दोस्तों बात करें बकलिंग होता क्या है। देखिए बकलिंग जब धारा का मान बढ़ाकर बैटरी को आवेशित किया जाता है या निरावेशित किया जाता है, यानी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग किया जाता है, तो जो प्लेट होती है हमारी बैटरी की, जो प्लेट होती हैं वह टेढ़ी हो जाती है और यह दोष आ जाता है, बकलिंग दोष आ जाता है। ठीक है, तो प्लेटों के टेढ़े हो जाने को क्या कहते हैं? बकलिंग कहते हैं। प्लेट जो हमारी टेढ़ी हो जाती है उसी को बकलिंग कहते हैं। दोस्तों इसके सुधार के लिए क्या करते हैं? प्लेट को या तो चेंज कर देते हैं, और जब भी चार्ज करते हैं तो 6 एम्पीयर से अधिक चार्जिंग नहीं करना चाहिए, और जब हम डिस्चार्ज करते हैं यानी लोड लगाते हैं तो 25 एम्पीयर से अधिक लोड नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बकलिंग से आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना जो बकलिंग दोष कहलाता है। एक होता है सल्फेशन दोष। तो सल्फेशन दोष में क्या होता है दोस्तों? लेड एसिड सेल में जो प्लेट होते हैं, प्लेट पर लेड सल्फेट के जम जाने को जो सल्फेशन कहते हैं। जो लेड सल्फेट है वह जम जाता है, उसको सल्फेशन कहते हैं। तो सल्फेशन होने से क्या होगा? तो इससे सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह बढ़ जाता है, और सेल की जो क्षमता घट जाती है। जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो बाहर करंट कम होगा, जिससे क्षमता घट जाएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे सल्फेशन को। और यहाँ पे बकलिंग जो दोष होता है, इसमें बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, प्लेट मुड़ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा? तो दोस्तों परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज है, यह क्या होगा? तो पहला दिया है, तो यह सर्किट देखने से क्या सीरीज क्रम में लग रही है, सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में क्या 1.5 वोल्ट का सीरीज में है, तो 1.5 वोल्ट को जोड़ देंगे तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 यानी 4.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 सेल को अगर श्रेणी में हम जोड़ देते हैं तो वोल्टेज जो ज्ञात करेंगे 4.5 वोल्ट वोल्टेज हमारा ऐड हो जाएगा। यहीं पैरेलल में अगर रहता तो वोल्टेज में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, करंट का मान बढ़ जाता, लेकिन यहाँ श्रेणी में है तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जुड़ जाएगा सेल। क्वेश्चन 33 है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? जिंक, कार्बन, कॉपर, लिथियम। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो शुष्क सेल में यानी ड्राई सेल में धनात्मक टर्मिनल के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जिंक ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पर कार्बन का प्रयोग होता है। बात करें निगेटिव टर्मिनल, तो निगेटिव टर्मिनल में जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल में कार्बन और निगेटिव टर्मिनल में जिंक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो शुष्क सेल यानी ड्राई सेल है, इसका ईएमएफ की बात करें तो 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है, और इसमें कार्बन की छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े की थैली होती है, जिसमें क्या क्या मैग्नीज, MnO2 और NH4Cl, ठीक है, और ZnCl2, ये सब लुगदी की तरह बना के लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन प्रयोग किया जाता है, और नेगेटिव की बात करेगा तो जिंक प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 34 है,
भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, यानी व्हाट हैपन टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इफ लोड इंक्रीज। तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, पास टू जीरो होगा, रिमेन सेम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों जब लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज जो है कम हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और लोड जब घट जाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 35 है, वोल्टाइक सेल में अस्थानिक क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है, यानी हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इन प्रिवेंटेड इन वोल्टाइक सेल। पहला, सेलों को श्रेणी में संयोजित करके। दूसरा, विध्रुवण रंजन का उपयोग करके। तीसरा है सेलों को समांतर में जोड़कर। चौथा, जस्ता प्लेट का अमलगन करके। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाई अमलगन द जिंक प्लेट। दोस्तों जो लोकल एक्शन होता है, अस्थानिक क्रिया होता है, तो वोल्टाइक सेल में अस्थानिक क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते यानी जिंक की छड़ पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, जिंक की छड़ पे पारे की परत चढ़ा दी जाती है। तो जस्ते की छड़ पर जब पारे की परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, अमलगनेशन कहते हैं। ठीक है, अमलगनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाई अमलगनेटिंग द जिंक प्लेट। जस्ता प्लेट का अमलगन करने पर लोकल एक्शन की जो क्रिया होती है वह रोका जा सकता है। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, यम बराबर जे बटा आई टी सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है। ठीक है, पहला समय सेकंड में। दूसरा, विद्युत अपघटन का ईसीजी में। तीसरा है धारा एम्पियर में। चौथा है एकत्रित द्रव्यमान ग्राम में। दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत अपघटन का ईसीएफ, जो ईसीएफ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जेड हमारा इंगित करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ईसीई का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। हिंदी में वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो जेड जो है डिनोट करता है ईसीई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको आप याद रखेंगे। और आई टाइम्स ऑफ सेकेंड में रिप्रेजेंट करता है, जो टी करता है, और आई क्या करता है, अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर में करता है, और एम मास डिपॉजिट इन ग्राम में इंगित करता है। तो याद रखेंगे एम बराबर क्या होता है, जे आई टी होता है। ठीक है, तो ए फार्मूला होता है, ए होता है फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है। तो इसमें पूछा है जेड को क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जेड हमारा ईसीई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो दोस्तों तांबे का जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा है, तो तांबे का क्या होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0.329 mg पर गुलाम होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। तो बकलिंग दोष का कारण कौन सा है, पहला अति आवेशन या अति निरावेशन। ठीक है, दूसरा है छोटी अवधि के लिए कम दर से साथ चार्ज करना। तीसरा है प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना। चौथा है बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखना। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं, जो बकलिंग होता है वह उसमें प्लेट हमारी मुड़ जाती है, वह कैसे होती है, ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग।
या तो 6 एम्पियर से अधिक हम चार्जिंग करते हैं या 25 एम्पियर से ऊपर हम लोड लगा के डिस्चार्ज करते हैं, तो उस स्थिति में बकलिंग दोष का कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 39 है क्वेश्चन नंबर, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, चौथा है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसको क्या प्रयोग करते हैं? हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैटरी में जो वोल्टेज चार्जिंग की स्थिति में जांच किया जाता है तो हाई रेट उच्च दर निरावेशन टेस्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है 40वां है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है? यानी विच पार्ट ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है? कैथोड खोता है, एनोड खोता है, इलेक्ट्रोलाइट खोता है, सेपरेटर खोता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एनोड जो है अपना इलेक्ट्रॉन हिस्सा खो देता है। दोस्तों एनोड को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, कैथोड को निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो है एनोड अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज का, और नियमित असाइनमेंट का जितना भी सेल एंड बैटरी से क्वेश्चन था उसको हम इस वीडियो में कवर करा दिए, और पार्ट 1 में भी 20 क्वेश्चन कवर कराए हैं, बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में आज हम कवर करा दिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो भी घर पे हैं या फिर किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वह लाभ ले सकें और अपना जो ITI एग्ज़ाम 2024 में है अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।